रामदेव को जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रामदेव नहीं बचेगा। मैं बहुत आसानी से नहीं बोल रहा हूं, मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ में कह रहा हूं कि कोरोना उपचार के नाम पर, दावा करने के नाम पर हम रामदेव को जेल भिजवा कर रहेंगे। ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं। मंत्रालय का घोषित नहीं करेगा, घोषणा नहीं करेगा, उसकी प्रक्रिया है। जो आपने कहा उसमें गजेंद्र जी एक प्रक्रिया है। दवा बनाने के लिए आप लाइसेंस लेंगे, आपने इम्यूनिटी बढ़ाने का लाइसेंस लिया, दवा बनाने का। रामदेव ने लाइसेंस नहीं लिया, रामदेव ने परीक्षण कराने की अनुमति नहीं ली। इंदौर में गए थे, पकड़े गए, वहां पर डीएम ने कहा मैंने कोई अनुमति नहीं दी। राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है खबरदार, उन्होंने कहा हम देखते हैं, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैंने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैं मानता हूं वो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अलग मसला है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा अरुण, मैं आपको बताता हूं दर्शकों को भी। कोरोना जो लोग पहले से ही सांस के मरीज हैं या बहुत जिनको दिक्कतें हैं पहले से, जो रोगी हैं, जो निरोग है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रोगी लोग हैं उन लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, रामदेव से मैं कहता हूं अश्वगंधा पीने से, गिलों का पानी खाने से, या तुलसी का पत्ता पीने से या चावने से कैसे, अगर ऐसा है तो फिर हमारे देश में 10 लाख का सूट जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया था, उसने नकली क्या उसको वेंटिलेटर क्यों दे दिए? नकली वेंटिलेटर, नकली वेंटिलेटर, नकली थर्मल स्कैनर, नकली रैपिड टेस्ट किट और अब नकली दवा। आप समझो, पहले मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको बताता हूं, अगर मोदी का इशारा नहीं होता तो मेरे मुकदमा दर्ज कराते ही शिकायत करने में थाना गया था, एसएचओ जाकर भेजता, आयोग को हथकड़ी लगा के डालता व्यापारी बाबा रामदेव को जेल में। आपको बताता हूं 420 है ये। महामारी के समय इतनी बड़ी झूठी घोषणा करना देशद्रोह का मामला है। और स्वदेशी की बात करने वाले बाबा रामदेव, चीन की कंपनी के साथ बड़ी पार्टनरशिप है, ये देशभक्ति है, ये कैसा स्वदेशी, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं सब दर्शकों से कि पतंजलि चीन की कंपनी के साथ साझेदार है। अब आपको तय करना है कि आपको पतंजलि से सामान खरीदना है कि नहीं। एक बात की भूमिका 3 है। एक यह है कि रामदेव इस क्रोनोलॉजी का हिस्सा बना कैसे। पहली बात यह है कि रामदेव ने कोई दवा कोरोना की नहीं बनाई, उसके लिए मैं रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुका हूं, पहली बात। दूसरी बात है कि रामदेव ने ऐसे वक्त पर यह ऐलान क्यों किया, क्योंकि सीमा पर गलवान घाटी को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी खूब एक्सपोज हो चुकी है। आप सब लोगों के माध्यम से लाखों लाख लोग सुन रहे हैं, आप हैरान होंगे जान करके। मुझे लोग फोन कर रहे हैं, देश और दुनिया से मैसेज दे रहे हैं कि सर क्या बात कर दिए। तो मैं नहीं अकेला, मैं कह रहा हूं जो लोग हम बात कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि मोदी सरकार देश के साथ गद्दारी कर रही है और चीन के साथ वफादारी कर रही है। जो मैंने आपको नक्शा दिखाया, हमारे देश का शीश काट कर रख दिया। अब ये सारी क्रोनोलॉजी का मामला है मेन स्ट्रीम मीडिया से ध्यान भटकाने के लिए, ये नकली कोरोना उपचार की दवा का दावा। और तीसरी बात मैंने कह दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ नवडागंग इंडस्ट्रियल पार्क जो चीनी कंपनी है, दिसंबर 2018 में तब से पतंजलि डायरेक्ट, पहले पैसा तो कहां से ली, क्योंकि बाबा रामदेव का पैसा कहां था, पैसा तो अनैतिक तरीके से आया होगा, नैतिक तरीके से कैसे आया होगा, लेकिन प्रमाणित तौर पर। और कब लिया? जब डोकलाम 2017 में हो गया था। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि डोकलाम के बाद चीन के साथ संबंध खत्म होने चाहिए थे। डोकलाम के बाद सरदार पटेल की मूर्ति को मोदी ने मंगवाया, और डोकलाम के बाद चीन की कंपनी के साथ बाबा रामदेव ने अपना साझेदारी का शुरुआत करवाया, और बाबा रामदेव ने इस क्रोनोलॉजी को चुना है। कानूनी तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष मंत्रालय ने भी पहले ऐलान कर रखा है, सभी राज्यों को घोषित कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार या निजी संस्थान या कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि उसने कोरोना के उपचार के लिए दवाई बना दी है। मुझे लगता है कि आयुष मंत्रालय भी बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ करेगा। मैं विजय विहार थाने में मुकदमा दर्ज करा चुका हूं। रामदेव की इससे ज्यादा की कोई औकात नहीं है इस पूरे मसले पर। एक वो इस समय यंत्र बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से सारे असली मुद्दे को से ध्यान भटकाने का। इसके अलावा रामदेव की कोई और भूमिका नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपके माध्यम से रामदेव की कोई भूमिका हो तो मुझे बता दीजिए। जो आपने कहा
इसलिए कि रामदेव आया क्यों। अगर ये पूरी भूमिका अरुण हम नहीं बताएंगे देशवासियों को तो रामदेव आया क्यों। रामदेव को जेल जाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। रामदेव नहीं बचेगा। मैं बहुत आसानी से नहीं बोल रहा हूं, मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ में कह रहा हूं कि कोरोना उपचार के नाम पर, दावा करने के नाम पर हम रामदेव को जेल भिजवा कर रहेंगे, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन सर जब आयुष मंत्रालय ने मना किया है कि कोई निजी संस्थान या कोई राज्य मेडिसिन नहीं बनाएगा कोरोना की, तो फिर मेडिसिन बनाएगा कौन सर? नहीं, ये बात नहीं कही गई है, ये नहीं कहा आयुष मंत्रालय ने, ये नहीं कहा हम तो बनाएंगे दवाई, तो आप भी बनाइए। नहीं, आपने अभी कहा। नो, आयुष मंत्रालय का घोषित नहीं करेगा, घोषणा नहीं करेगा, उसकी एक प्रक्रिया है। जो आपने कहा उसमें गजेंद्र जी एक प्रक्रिया है। दवा बनाने के लिए आप लाइसेंस लेंगे, आपने इम्यूनिटी बढ़ाने का लाइसेंस लिया, दवा बनाने का। रामदेव ने लाइसेंस नहीं लिया, रामदेव ने परीक्षण कराने की अनुमति नहीं ली। इंदौर में गए थे, पकड़े गए, वहां पर डीएम ने कहा मैंने कोई अनुमति नहीं दी। राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है खबरदार, उन्होंने कहा हम देखते हैं इसे मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैंने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवा दिया, मैं मानता हूं वो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अलग मसला है। आप थोड़ा समझ लीजिएगा अरुण, मैं आपको बताता हूं दर्शकों को भी। कोरोना जो लोग पहले से ही सांस के मरीज हैं या बहुत जिनको दिक्कतें हैं पहले से, जो रोगी हैं, जो निरोग है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रोगी लोग हैं उन लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, रामदेव से मैं कहता हूं अश्वगंधा पीने से, गिलों का पानी खाने से, या तुलसी का पत्ता पीने से या चावने से कैसे, अगर ऐसा है तो फिर हमारे देश में 10 लाख का सूट जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया था, उसने नकली क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर क्यों दे दिए? नकली वेंटिलेटर, नकली वेंटिलेटर, नकली थर्मल स्कैनर, नकली रैपिड टेस्ट किट और अब नकली दवा। आप समझो, पहले मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको बताता हूं, अगर मोदी का इशारा नहीं होता तो मेरे मुकदमा दर्ज कराते ही शिकायत करने में थाना गया था, एसएचओ जाकर बेटा आयोग पर हथकड़ी लगा के डालता व्यापारी बाबा रामदेव को जेल में। आपको बताता हूं 420 है ये। महामारी के समय इतनी बड़ी झूठी घोषणा करना देशद्रोह का मामला है। जिस तरीके से हमारे देश का चीन के पास जो कब्जा पहले से था और जो अभी लिया 5 मई से अब तक, और मोदी ने कहा एक इंच जमीन हमारी किसी के पास नहीं, देशद्रोही है, ये देशभक्ति नहीं है। और इस महामारी में बाबा रामदेव का ये कहना कि मैंने दवा बना लिया, ये देशभक्ति नहीं, देशद्रोही है। और स्वदेशी की बात करने वाले बाबा रामदेव, चीन की कंपनी के साथ बड़ी पार्टनरशिप है, ये देशभक्ति है, ये कैसा स्वदेशी, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं सब दर्शकों से कि पतंजलि चीन की कंपनी के साथ साझेदार है। अब आपको तय करना है कि आपको पतंजलि से सामान खरीदना है कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर को, मैं रिपीट कर रहा हूं, 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र 2019 में महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव थे, और 20 अक्टूबर को बम वर्षा करने वाले भारत के बहादुर सैनिक और भारत की बहादुर सरकार नजर नहीं आ रही है, उस विषय पर भी आपको सोचना पड़ेगा। और जब हम स्वदेश की बात करेंगे तो पतंजलि का जो चीनी समझौता है, मैं बधाई देना चाहता हूं उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के, जिन्होंने चीन के साथ में 5000 अरब से बड़ा एक ठेका था रद्द कर दिया। इसे कहते हैं राष्ट्रीयता औचित्य से। सर, इससे पहले सूर्य ग्रहण के मौके पर एक नहीं हो पैसे से, लेकिन बाकी सब लोगों को लग रहा था, जिस तरीके का मैं ये देखता हूं, दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने, मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो अरविंद केजरीवाल की है। आपको मालूम है कि नहीं है? मिली भगत है, तो रंग बदला है। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा। मैं बार बार बोलता रहा हूं, लेकिन नालायक लोग बोल रहे थे, उनको कहता है कि गर्मी आने से कोरोना भाग जाएगा। कोरोना का वायरस मरने के लिए 60 से 70 डिग्री का तापमान चाहिए, और इंसान के शरीर का तापमान यदि 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो इंसान का जिंदा रह पाना असंभव है, एक बात। लेकिन मैं एक दूसरी बात बताता हूं, न केवल कोरोना का यह भय बनाया गया है, मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं। इंसान से इंसान को कोरोना फैलता है, लेकिन हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए सरकारें पेड़ों को पानी छिड़का रही है, दीवारों पर स्प्रे करा रही हैं। ये षड्यंत्र है, ये ऐसा दिखाने का तरीका है। इंसान की देह पर, इंसान के शरीर से, कपड़ों से नहीं फैलता है कोरोना। कोरोना फैलता है मुंह से, छींकने से, खांसने से। आप समझ लीजिएगा सब देशवासी।
लेकिन हमारे देश के नागरिकों को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र, यह बात भी आपको सोचनी और समझनी और गांठ बांधनी पड़ेगी कि यह सब एक योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन एक और बड़ी बात आप में से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने भी देखा है, कोरोना जब कोरोना पेशेंट मरता है तो उसको एक बंडल की तरह पैक हाथ से करते हैं। तो जिन हाथों से इसे पैक कर दिया उसके बाहर उसके फिर जहर छिड़क देते हैं। जहर छिड़कने के बाद उसको स्ट्रेचर पर रखते हैं, एम्बुलेंस में लाते हैं, शमशान घाट में पटक के फेंका जाता है और कब्रिस्तान में पटक के फेंका जाता है। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जब आपने हाथों से पैक किया, हाथों से बंडल बना दिया, कोई इंसान छींक नहीं सकता है, खांस नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, वो मर चुका है और आपने उसे पैक कर दिया है। तो कृपया मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, जो शव को ठिकाने लगा रहे हैं वो ऐसा, आप एक शव को अपमानित कर रहे हैं और दूसरा कोरोना का इतना भय आप बना रहे हैं। मैं एक बात और जरा जानना चाहता हूं जिस कोरोना के विषय में, अभी आपने देखा हमारे शहीदों के अंतिम यात्रा के समय एक एक शहीद के सम्मान के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी, उनमें तो कोई था ही नहीं। मैक्सिमम लोगों को हमने देखा, ना कोई मास्क लगाया था, ना कोई मास्क लगाया हुआ था। आपने देखा पुलिस ने सड़कों पर चल रहे थे, लाठियों से पीट पीट डालकर मार डाला। हर मजदूर 150 मजदूर एक एक रेल की बोगी में जा रहे हैं, 50-50 हजार मजदूर एक एक रेलवे स्टेशनों में खड़े रहे। इस आपको समझना पड़ेगा, जब सरकार चाहती है तब कोरोना की बात करती है, कब कोरोना की बात होनी चाहिए, कब कोरोना की बात नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि नहीं, हमारे देश में आतंकवादी जो संसद पर हमले का आतंकवादी रहा है डीएसपी देविंदर सिंह, जो पुलवामा में आतंकी वारदात कराने के दौरान वहां तैनात रहा है, हर जिसको हिजबुल मुजाहिदीनों के आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया उसकी जमानत हो गई। और एक डॉक्टर कफील है जिन्होंने ऑक्सीजन देकर के बच्चों को रात भर बचाया। जो एक बुखार होता है बिहार के अंदर, चमकी बुखार, उसमें जाकर के उन्होंने काम किया। अरे बहुत अद्भुत, बहुत मेहनत, और उनको आतंकवादी वारदात में अंदर रखा हुआ। आपको समझना पड़ेगा इसके लिए भी, क्योंकि बिहार और बंगाल के चुनाव में शायद मुझे लगता है सर्व परिवार बम विस्फोट कराने की तैयारी। सर एक आखिरी सवाल सर, अगर बाबा रामदेव ने अगर मेडिसिन बना ली है, अगर उसका प्रयोग कर लें तो दिक्कत क्या है सर? महामारी तो फैल ही रही है, अगर फायदा हो जाता तो अच्छी ही बात है सर। इसमें तो उसमें नुकसान तो सब होने वाला नहीं है। जो चीजें उन्होंने बताई है ये आयुष्मान ने पहले भी बता चुका है। नहीं, जो आप कह रहे हैं गजेंद्र जी, आपका सवाल ये है, मैं कह रहा हूं वो दवाई नहीं है, वो दवा बनाई नहीं रामदेव ने कोई दवाई नहीं बनाई। मैं आपके सामने कह रहा हूं, झूठा प्रचार। बिल्कुल, मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया, मैंने एफआईआर दर्ज करा दी रामदेव के खिलाफ। झूठ बोलता है रामदेव ने झूठ बोला। रामदेव ने कहा, रामदेव ने क्या बनाया? अश्वगंधा, गिलो और तुलसी के पत्ते तो हमारे लोग रोज खा रहे हैं। और एक बात मुझे बताइए, चलिए हम तो मोदी और हमारे साथ चर्चा कर ले, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं रामदेव को और मैं नरेंद्र मोदी को और आयुष मंत्री को, तीनों को वो गिलो और ये सब खिला करके, और जो कोरोना पेशेंट है उनके बीच में ले चलता हूं, 3 दिन वार्ड में रखता हूं, 3 दिन वार्ड में रखता हूं, 3 दिन वो वार्ड में रहे और 3 दिन वार्ड में रहे, उसके बाद 13 दिन अलग रहे, और फिर देखो कोरोना से मरते कि नहीं मरते हैं। अरे मिलेंगे नहीं कहीं। आपको बताता हूं, एक बात आपको बताता हूं, बाबा रामदेव को समझना चाहिए, ये कोई सलवार पहन के भागने का खेल नहीं है बाबा। ये कोरोना दिखता नहीं है, समझ गए? अरे हमने देखा था जब शुरू में कहा गया कि साहब ये कोरोना फैला रहा है, वो कोरोना फैला रहा है। अरे मूर्ख आदमी, फर्जी डिग्री वाला बोला हमने 18 दिन में महाभारत की तरह। अरे मूर्ख, वो चाचा और ताऊ के वंशज थे, पांडव और कौरव, वो दिखते थे एक दूसरे को। कोरोना वायरस नहीं दिखता है भाई। अरे कोरोना वायरस, सुनो, कोरोना वायरस कोई बहू नहीं है कि तलाक देके मैके भेज देंगे या बिना तलाक के मोदी जी छोड़ के रख देंगे जसोदा बहन की तरह। अरे कोरोना वायरस तक कहीं भी घुसता। तो एक काम करते हैं, मैं आपके साथ अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करता हूं, बाबा रामदेव ने दवाई खा ली है, मैं बाबा रामदेव को किसी भी हॉस्पिटल में, मैं और बाबा रामदेव एक साथ उपचार करेंगे। बाबा रामदेव अपनी दवाई खाए, मैं अपनी क्रियाएं करता हूं, और बाबा और मैं कोरोना के मरीजों के बीच में रहेंगे 15 दिन तक। बाबा रामदेव मेरी चुनौती स्वीकार कर ले। अगर बाबा रामदेव कोरोना से मर गया तो देश जान जाएगा, और बाबा रामदेव अगर कोरोना से बच गया तो फिर सोचेंगे कि बाबा का ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला नुस्खा ठीक है। आपके वाला नुस्खा क्या है? देखते हैं आप कौन है वो? जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि हमने महाभारत जीती, मुझे नहीं पता पांडु पुत्र था कि कौरव पुत्र था,
वो तो मोदी को मालूम होगा, किसका पुत्र रहा है मोदी उस समय मुझे मालूम नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं था भी कि नहीं था, है ना। आप समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति इंसानों के युद्ध में वायरस को लाता हो जो दिखता ही नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। तो गौमूत्र खा के गौमूत्र पी के वो जो एक बेचारी नहीं है, वो जो आतंकवादी वारदात में रही है सांसद इनकी, अरे इनकी एक सांसद है जो आतंकवादी वारदात में रही है बेचारी, क्या उसने तो कहा मेरा कैंसर ठीक हो गया, मैंने गाय को छुआ। स्थिति अरे हम सब गांव के लोग हैं भैया, हम लोगों ने तो गाय बछड़ों को छुआ होगा यार जीवन में, आज भी छूते हैं, है ना। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, फिर तो कोई रोग भी होता ही नहीं। तो वो अभी उनको बहुत भयंकर रोग हमने सुना है कि शायद उनकी स्थिति बहुत खराब है, स्थिति बहुत खराब है। मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनको लंबी आयु मिले। लेकिन देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं। अगर आप बताइए कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री सच में पांडव कौरव के औलाद है क्या, रहा होगा क्या, अभी नहीं, तब की बात कर रहे हैं, ये बहुत 5,000 साल पुराना मामला है। तो देखिए बिना हड्डी की जीभ है, मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, इनके सांसद कुछ बोल सकते हैं, वो पानी वाला बेचारा जो भी है कुछ बोल सकता है, सबके अपने अपने हुआ है। ठीक है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि देश के लोगों से एक आग्रह करता हूं, आप सब लोगों से, कि कोरोना से बचाव के लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को दूसरे के छींक और इन सब चीज़ों से बचना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये शरीर पर जहर का छिड़काव, दीवारों पर स्प्रे करना, सड़कों पर छिड़काव करना, इससे वायरस नहीं मरता। क्योंकि वायरस के लिए जिंदा रहने के लिए, वायरस को फैलने के लिए इंसानी शरीर चाहिए होता है, इंसानी जिस्म में ही वायरस जिंदा रहता है। और ये सब नौटंकी है, वायरस शरीर से फैलता है। एक बात और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मूर्ख लोग, खासकर मैं राजनेताओं, मोदी कहते हैं पता नहीं वैक्सीन बनेगा कि नहीं। शरीर में टीका तब तक लगता है जब तक शरीर बढ़ रहा होता है। मैं भूपेंद्र रावत एक बात कहने वाला हूं, भारत से अब कोरोना कभी नहीं जाएगा। उसके कारण है भारत में कोरोना बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। 16 साल से बाद वाले के शरीर में टीका नहीं लगेगा और 16 साल से लेकर के 100 साल की आयु के जो लोग हैं, अगले 30-40 वर्षों में जब तक ये नहीं निपटेंगे तब तक कोरोना एक दूसरे पर जाता रहेगा। और जो नवजात बच्चा, अगर माना टीका 15 साल वाले को लगना हो तो नवजात बच्चे से लेकर के और 14 साल तक वाले को भी टीका रहने वाला। देखना रोचक होगा कि टीका बनेगा कि नहीं, और टीका बनेगा तो कितनी आयु का बनेगा, और जिनके लिए नहीं बन पाएगा वो कोरोना की चपेट में रहेंगे। कोरोना अब और क्यों जाएगा। कितनी बढ़िया ताली थाली, घंटी, घड़ियाल, पुष्प वर्षा, और क्या आपने देखा ऐसा सम्मान। तो अब देखा मोदी जी बोलते हैं कि चीन हमारा ऐसा सम्मान करता है कि भारत का नक्शा ही काट के समर्पित कर दिया। धन्यवाद आप सबका।